हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित शुक्ला एंड वेलकम टू द लॉजिकल अकाउंटिंग। बाबू, अपनी आज की क्लास से हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर का डीक्यूएल का कंप्लीट सॉल्यूशन स्टार्ट करने वाले हैं। इस वीडियो में, इस सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेके लास्ट क्वेश्चन तक सारे क्वेश्चन को डिटेल्ड में समझेंगे। स्टेप बाय स्टेप उनको सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम अच्छे से बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। जो स्टार्टिंग के हमारे कुछ क्वेश्चन दिए हैं वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड है। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि मनोज और नंद पार्टनर हैं, उनका आपस का रेशियो है 3:2 का। ठीक है, आपसे कह रहा है क्वेश्चन में कि आप जर्नल एंट्री पास कर दीजिए इन द फॉलोइंग सिचुएशन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सा है। जब भी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है तो उस केस में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन में ट्रांसफर होता है इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यानी कि क्वेश्चन में जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम दिया है उतना वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रियलाइजेशन के डेबिट में जाता है, और अगर उसके बाद कोई एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बच गया तो वो हमारा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास 1 लाख का था और हमारे पास कोई भी वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी नहीं है। तो अगर कोई लायबिलिटी नहीं है तो ये पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर में बढ़ जाएगा और प्रॉफिट कैपिटल में क्रेडिट होता है तो हमारी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू मनोज कैपिटल एंड टू नंस कैपिटल। ये हम 3:2 में ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो ये 60 और 40,000 हो गया। केस नंबर 2 में कह रहा है कि 1 लाख का रिजर्व था और लायबिलिटी हमारी 75,000 थी। तो इसका मतलब कि 1 लाख रुपए में से 75,000 तो आप ट्रांसफर कर दोगे रियलाइजेशन में और बचा 25,000 आप पार्टनर में बांट दोगे। तो ये एंट्री देख लो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन 75,000 ट्रांसफर हुआ है और जो 25,000 बच गया था वो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बढ़ गया है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, रिजर्व 1 लाख का और लाइबिलिटी 1,20 की है। देखो, जब मेरे पास रिजर्व ही 1 का है तो लाइबिलिटी अगर इससे ज़्यादा भी हो जाएगी तो मैं मैक्सिमम 1 लाख ही ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। तो इस केस में पूरा का पूरा 1 लाख आप रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर दोगे और इसकी एंट्री हो जाएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन 1 लाख रुपए और 1 लाख रुपए। ठीक है, चलिए। अच्छा, ये जो एंट्रीज़ हैं ये आप कह रहे हो कि सर ये पेमेंट की एंट्री की हुई है। क्वेश्चन में पेमेंट की एंट्री नहीं पूछा है, सिर्फ ट्रांसफ़र की एंट्री हम कर रहे हैं। पेमेंट की एंट्री अभी मैं आपको लास्ट में सारी एक साथ बता दूंगा, अभी आप पहले इंडिविजुअल एंट्री कर लो। ठीक है, इसके बाद से अगला पॉइंट हमारा है। ठीक, तो इस हिसाब से हमने कौन कौन सी एंट्री देखी एक बार मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये पहला देखा हमने, दूसरा देखा है, ये ट्रांसफ़र वाला भी हमने समझा है, ये पेमेंट का मैंने अभी आपको नहीं बताया, ये हो गया। अब फिर ये लास्ट वाला देखते हैं, केस नंबर 4। कह रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख का है, लाइबिलिटी भी 1 लाख की। तो जब दोनों सेम ही है तो जितने की लाइबिलिटी है उतना रिजर्व हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे। हमारी एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, 1 लाख रुपए ये भी लाइबिलिटी ट्रांसफर होगी। अब देखो, पेमेंट का जहां तक सीन है तो जितनी भी वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी रहती है उतना हमें पेमेंट करना पड़ता है और उसकी एंट्री होती है रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। पहले केस में कोई लाइबिलिटी नहीं है तो यहाँ पेमेंट की एंट्री नहीं हुई है। दूसरे केस में लाइबिलिटी हमारी 75,000 की थी तो ये 75,000 पेमेंट की एंट्री हुई रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। तीसरे केस में लाइबिलिटी 1,20,000 की थी तो हमारी एंट्री हुई रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 1,20,000। और लास्ट केस में हमारी लाइबिलिटी 1 लाख रुपए की थी तो हमारी एंट्री हुई रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 1 लाख रुपीज। ठीक है, कंक्लूजन ये है कि कभी भी अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है तो जितना वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी दी रहेगी क्वेश्चन में उस लाइबिलिटी के बराबर का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जाता है रियलाइजेशन में। एक्सेस वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व पार्टनर कैपिटल में क्रेडिट हो जाता है और जितना भी वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम रहता है उतना हमें पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, अगर किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री करनी हो तो एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, आप उसको ध्यान रखना तो एंट्री आपकी बहुत ईजिली हो जाएगी। जब भी क्वेश्चन में फर्म कोई भी रियलाइजेशन का खर्चा बेयर करती है तो जितना बेयर मतलब कि कितना खर्चा फर्म उठा रही है, तो जितना खर्चा फर्म उठाएगी उतने से आप रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे। अगर फर्म किसी पार्टनर को रेम्युनरेशन देने के लिए तैयार हो गई है तो जितना रेम्युनरेशन फर्म दे रही है वही
कंपनी के ऊपर बर्डन आएगा, फर्म के ऊपर बर्डन आएगा, और उतने से आप क्या करोगे, रियलाइजेशन डेबिट कर दोगे। मतलब अगर फर्म बेयर कर रही है या कोई रेम्युनरेशन एग्री हो रही है पे करने के लिए, तो फर्म का एक्चुअल बर्डन उतना ही है, उतने से आप रियलाइजेशन डेबिट कर देना। इसके बाद अगर फर्म कुछ पे कर रही है खर्चा, तो उतने अमाउंट से आप कैश या बैंक को क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। इसके बाद किसी भी साइड पे डिफरेंस आता है तो आप उसको पार्टनर कैपिटल लिख देना, बस इतनी सी बात है। एक बात और, अगर कभी क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब क्वेश्चन नहीं बता रहा है कि रियलाइजेशन का खर्चा कौन बेयर करेगा, कौन पे करेगा, तो इस केस में फर्म बेयर करती है और फर्म ही पे करती है। उस केस में हमारी एंट्री होती है रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। जब ये फर्म बेयर करती है रियलाइजेशन डेबिट, फर्म पे करती है बैंक क्रेडिट, राइट। तो ये 3 बात आपको ध्यान रखनी है। पहली, फर्म जितना बेयर करती है, रेम्युनरेशन देती है, उतने से रियलाइजेशन डेबिट। फर्म जितना पे करती है उतने से बैंक क्रेडिट। और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फर्म बेयर करेगी, फर्म पे करेगी, और लास्ट में अगर कोई भी डिफरेंस आएगा तो पार्टनर कैपिटल में लिखा जाएगा। किस पार्टनर में सर? जो भी पार्टनर उस पर्टिकुलर रियलाइजेशन एक्सपेंस में इन्वॉल्व है। ठीक है, चलिए एक एक करके सारी एंट्रीज फटाफट से देखते हैं। पहला पॉइंट है, एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के 8,000 हुए हैं। क्वेश्चन में नहीं बोला कि कौन बेयर कर रहा है, कौन पे कर रहा है, तो इस केस में फर्म बेयर करेगी और फर्म ही पे करेगी। जब भी फर्म बेयर करती है रियलाइजेशन डेबिट हो जाता है, फर्म पे करती है बैंक क्रेडिट हो जाता है, राइट। चलो नेक्स्ट एंट्री है, रियलाइजेशन का खर्चा 10,000 हुआ, उसको पार्टनर पे कर रहा है। पार्टनर पे कर रहा है ये तो ठीक है, पर कौन बेयर करे ये क्वेश्चन में नहीं दिया। और कौन बेयर कर रहा है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन बेयर करेगा, फर्म बेयर करेगी। रियलाइजेशन आपने डेबिट कर दिया 10,000 से। अब फर्म तो पे नहीं कर रही तो हम टू बैंक लिख नहीं सकते, डिफरेंस आ रहा है क्रेडिट में, तो डिफरेंस में जो भी पार्टनर हमारा होगा उसका नाम नहीं दिया है तो हम पार्टनर कैपिटल लिख देंगे। थर्ड केस की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड या रियलाइजेशन एक्सपेंस 12,000, वेयर टू बी मेट बाय तुषार अ पार्टनर। कह रहे एक पार्टनर तुषार है, उसको रियलाइजेशन का खर्चा मेट करना है, मतलब पार्टनर को बेयर करना है। पार्टनर को बेयर करना है तो क्या करना है ये मैंने आपको नहीं सिखाया है। मैंने आपको सिखाया कि फर्म बेयर करेगी तो रियलाइजेशन डेबिट करना, और फर्म पे करेगी तो बैंक क्रेडिट करना, दैट्स ऑल। इसके अलावा क्वेश्चन में तुम्हें कोई भी इन्फॉर्मेशन दे बेकार है तुम्हारे लिए, उस पर ध्यान मत दो। तो ये लाइन हमारे लिए किसी काम की नहीं कि पार्टनर बेयर करने वाला है, इसको छोड़ दो। कह रहा है बट वेयर पेड बाय द फर्म, फर्म ने पे कर दिया। फर्म जब जब पे करती बैंक क्रेडिट करते हैं, तो हम यहाँ पे बैंक को क्रेडिट कर देंगे। और अपोजिट में लिखने के लिए कुछ नहीं है, तो रिलेटेड पार्टनर तुषार था, तुषार की कैपिटल डेबिट करके बैंक क्रेडिट हो गई। चलिए ये एंट्री भी हमारी क्लियर हो गई, 1 2 3। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एंट्री, क्वेश्चन नंबर सेकंड की, पॉइंट नंबर फोर्थ क्या है। सुरेश एक पार्टनर है जिसको रेम्युनरेशन दिया जाएगा 10,000। जैसे ही तुमको पता चला फर्म रेम्युनरेशन दे रही है, तो जितना फर्म रेम्युनरेशन दे रही उतने से फर्म का बेयर है, रियलाइजेशन 10,000 से डेबिट हो जाएगा, तो हम रियलाइजेशन को 10,000 से डेबिट कर देंगे। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि एंड ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, उसको सारा खर्चा उठाना है। ठीक है, उठाना तो है। तो बस अब इसके अलावा क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो अगर कोई एडिशनल पॉइंट नहीं दिया है तो डिफरेंस में हम लिखते हैं रिलेटेड पार्टनर की कैपिटल, तो सुरेश की कैपिटल आ गई। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वीरू हमारा एक पार्टनर है, ठीक है, उसको हम 15,000 का रेम्युनरेशन देंगे। जैसे रेम्युनरेशन दिखा, हमने रियलाइजेशन डेबिट कर दिया 15,000 से। फिर क्वेश्चन में कह रहा है ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, एक्चुअल खर्चा 20,000 हुआ, विच वेयर पेड बाय द फर्म। एक्चुअल खर्चा 20,000 का था और उसको फर्म ने पे किया। जैसे ही फर्म पे करती है तो हम बैंक को क्या कर देते हैं बाबू, क्रेडिट करते हैं, तो बैंक हमारी 20,000 से क्रेडिट होगी। अब मेरा डिफरेंस आ रहा है डेबिट में 5,000 का, तो रिलेटेड पार्टनर का नाम यहाँ पे था वीरू, तो हम वीरू की कैपिटल को यहाँ डिफरेंस से डेबिट कर देंगे। ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट एंट्री है, रियलाइजेशन के खर्चे 15,000 हुए, उसको किसने पे किया, फर्म ने पे किया। फर्म ने पे किया, जैसे हमें पता चला हमने बैंक को क्रेडिट कर दिया 15,000 से। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 10,000 पार्टनर बेयर करेगा, बाकी फर्म बेयर करेगी। पार्टनर बेयर कर रहा है, इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। फर्म बेयर कर रही 5,000, उतने से आप क्या करोगे, रियलाइजेशन डेबिट, तो रियलाइजेशन डेबिट होगा 5,000 से। डिफरेंस डेबिट में आ रहा है, पार्टनर का नाम नहीं दिया तो हमने सिर्फ पार्टनर कैपिटल लिख दिया। लास्ट पॉइंट है, गौरी एक पार्टनर है जिसको रेम्युनरेशन 25,000 दिया जाएगा। जैसे तुम्हें दिखा रेम्युनरेशन दिया जा रहा है 25,000, रेम्युनरेशन दिखते ही तुमने रियलाइजेशन को 25 से कर दिया डेबिट। फिर क्वेश्चन में कह रहा है ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, ठीक है, फर्म 5,000 पे कर दे रही है। अगर फर्म पे करती तो हम बैंक को क्रेडिट करते 5,000 से, डिफरेंस क्रेडिट पे आ रहा है, गौरी हो जाएगा, गौरी इज कैपिटल, और ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया कंप्लीट। ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं। अगर आपको बेसिक पॉइंट याद है कि फर्म रेम्युनरेशन देगी तो रियलाइजेशन डेबिट, फर्म बेयर करेगी तो भी रियलाइजेशन डेबिट,
फर्म पे करेगी तो बैंक क्रेडिट और डिफरेंस में हमें कैपिटल लिखना होता है। और अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो फर्म बेयर फर्म पे, राइट। चलो इतना बेसिक सा पॉइंट अगर तुमको याद है बाबू, तो तुम्हें किसी भी पॉइंट पे किसी भी रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस है, तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को। इसमें भी पहला पॉइंट क्वेश्चन में कह रहा है कि एल एक पार्टनर है, उसको हमने अपॉइंट किया है टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस, जिसके लिए हम उसको रेम्युनरेशन दे रहे हैं। अगर पार्टनर को आप रेम्युनरेशन दे रहे हो तो रियलाइजेशन एक्सपेंस रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो गया 10,000 से। आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है तो डिफरेंस हमारा क्रेडिट में आ रहा है और डिफरेंस में हम लिख देंगे टू एल्स कैपिटल। ठीक है, चलो खत्म हो गया। सेकेंड पॉइंट में कह रहे हैं कि डिसोल्यूशन का खर्चा 8,000 हुआ है और पेड बाय पार्टनर एम। एम पे कर रहे हैं, ठीक है, पर बेयर कौन कर रहा है ये क्वेश्चन में नहीं दिया, और क्वेश्चन में नहीं दिया तो कौन बेयर करेगा इसको, फर्म बेयर करेगी। तो 8,000 से हम क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को कर देंगे डेबिट, और डिफरेंस में आ गया एम, क्योंकि पेमेंट वगैरह का कोई बात था नहीं। नेक्स्ट एंट्री में क्वेश्चन में कह रहा है कि डिसोल्यूशन का खर्चा 5,000 हुआ है, कौन बेयर कौन पे नहीं दिया है, तो फर्म बेयर फर्म पे, खत्म हो गई एंट्री। फोर्थ पॉइंट देख लो, पी एक पार्टनर था हमारा, उसको हमने अपॉइंट किया है कि वो डिसोल्यूशन कंडक्ट कराए, इस वजह से उसे हम डिसोल्यूशन के लिए रेम्युनरेशन पे करने वाले 7,000। तुम्हें जैसे रेम्युनरेशन वर्ड दिखा तुमने तुरंत क्या किया, रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया 7,000 से। फिर क्वेश्चन में कह रहा है आगे कि फॉर विच यू वाज अलाउड रेम्युनरेशन 7, ठीक है। पी एग्री टू बियर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, ये भी ठीक है। एक्चुअल खर्चा 4,000 हुआ, उसको पी पे कर रहा है। पी पे कर रहा है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पार्टनर पे कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, फर्म पे करती तो बैंक क्रेडिट करते हैं। यहाँ डिफरेंस में कुछ लिखने के लिए नहीं है, तो रिलेटेड पार्टनर पी था, पी की कैपिटल हमने लिख दी और ये हमारी एंट्री हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एन एक पार्टनर था, उसको हमने अपॉइंट किया डिसोल्यूशन कंडक्ट कराने के लिए, उसको हम रेम्युनरेशन देने वाले 9,000। तुम्हें जैसे ही रेम्युनरेशन दिखा तुमने तुरंत रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया 9,000 से। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि एन एग्री हो रहा है टू बियर ऑल डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल खर्चा 4,000 हुआ, फर्म पे कर रही है। फर्म पे कर रही है 4,000, तो तुमने तुरंत टू बैंक में 4,000 लिख दिया, और जो डिफरेंस 5,000 का क्रेडिट में आ रहा था वो पार्टनर में चला गया। ठीक है, अब आ जाओ अपनी लास्ट एंट्री पे। क्वेश्चन कह रहे हैं क्यू एक पार्टनर है, उसको हमने अपॉइंट किया कि वो डिसोल्यूशन का प्रोसेस कंडक्ट कराए, जिसके लिए हम उसको रेम्युनरेशन देने वाले हैं। रेम्युनरेशन हमें जैसे ही दिखा 18,000, हमने तुरंत क्या किया, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर दिया 18,000 से। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्यू एग्री हुआ है कि टू टेक ओवर स्टॉक वर्थ 18,000 एज इज रेम्युनरेशन, स्टॉक को हम ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर चुके हैं। क्यू कह रहा है कि सर हमें रेम्युनरेशन में 18,000 जो आप देने वाले हो, हमें पैसा नहीं चाहिए, आप हमें स्टॉक दे दो। ठीक है, तो अगर हम स्टॉक दे रहे हैं बाबू, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू स्टॉक लिख देंगे, सीधी सी बात है। पर क्वेश्चन में बोला था कि ये स्टॉक ऑलरेडी रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो गया है, तो जब भी कोई एसेट रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाती है तो उसके बाद अगर उसका सेटलमेंट होता है उस एसेट लायबिलिटी का, तो वहाँ पे एसेट लायबिलिटी का नाम ना लिख के रियलाइजेशन लिखा जाता है। अब अगर हमारे स्टॉक रियलाइजेशन में ऑलरेडी ट्रांसफर था और फिर उसके बाद हम क्यू को अगर वो स्टॉक दे रहे हैं, तो हम टू स्टॉक के बजाय हमें क्या लिखना चाहिए, टू रियलाइजेशन अकाउंट 18,000। अब ये तो कोई एंट्री हुई नहीं कि रियलाइजेशन ही डेबिट है, रियलाइजेशन ही क्रेडिट है 18,000 से। इस वजह से इस पर्टिकुलर केस में हमारा आंसर क्या होगा, नो एंट्री, राइट। चलिए, आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई। ये हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और रियलाइजेशन एक्सपेंस के ट्रीटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। इसके बाद से जो हमारे क्वेश्चन है वो फुल फ्लेज क्वेश्चन है, जहाँ पे हमें रियलाइजेशन बनाना है, पार्टनर कैपिटल बनाना है, बैंक बनाना है, और कभी कभी लायबिलिटी वाला पार्टनर का लोन बनाना है। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन। सबसे पहला पॉइंट है बाबू कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। 31 मार्च को उनकी बैलेंस शीट दी है, रेशियो 3:2 का है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर है कैपिटल, लैंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर, प्रोविजन और बैंक बैलेंस दिया। ठीक है, बैलेंस शीट नॉर्मल सी है। अच्छा देखो, जब भी कभी डिसोल्यूशन में तुम्हें नेसेसरी अकाउंट बनाने को कहते हैं, जैसे कह रहा है रियलाइजेशन बनाइए, बैंक बनाइए, कैपिटल बनाइए, तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, हम सारी एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल, लोन, ये सारी चीज़ें जहाँ जाती है वहाँ ट्रांसफ़र करते हैं। डिसोल्यूशन में हमें क्या क्या चीज़ें बनानी होती है, हम सबसे पहले बनाते हैं बाबू रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद से अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है, मतलब लायबिलिटी साइड पे कोई पार्टनर है, तो फिर हम बनाते हैं पार्टनर का लोन अकाउंट, लायबिलिटी वाला, एसेट वाला नहीं, एसेट वाला पार्टनर लोन जाता है कैपिटल में। इसके बाद हम बनाते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और लास्ट में बनाते हैं कैश या फिर बैंक, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है, यहाँ बैंक दिया तो बैंक बनेगा। तो सबसे पहले तुम इसका फॉर्मेट बना लो। तो फॉर्मेट हमारे ये बन गया, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट,
ये बन गया कैपिटल, क्योंकि लाइबिलिटी वाला पार्टनर लोन यहाँ पे देखो कोई भी लाइबिलिटी में लोन नहीं दिख रहा है। तो इसके बाद कैपिटल बना और सबसे लास्ट में हमारा बन जाएगा बैंक अकाउंट। ठीक है, एक बार हमारा फॉर्मेट बन के तैयार हो गया तो हम सबसे पहले अपनी बैलेंस शीट से चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं। अब ट्रांसफ़र में देखो क्या कहाँ पे जाता है, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी हैं और जो हमारी एसेट्स हैं, वो सारी जाती है रियलाइज़ेशन में और क्रॉस ट्रांसफ़र होती है। ठीक है? पार्टनर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट, कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफ़िट, कोई भी एक्यूमुलेटेड लॉस और एसेट साइड पे अगर कोई पार्टनर लोन दिया है तो वो। ये सारी चीज़ें जाती कैपिटल में। सिंपल शॉर्ट लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ, तो कोई भी चीज़ जिसके आगे पार्टनर का नाम अटैच होता है एक्सेप्ट लायबिलिटी वाला पार्टनर लोन, क्योंकि उसका सेपरेट अकाउंट बनता है, तो वो सारी चीज़ें कैपिटल में जाती हैं। ठीक है? बैंक अपनी जगह जाता है और लायबिलिटी वाला पार्टनर लोन अपनी जगह जाता है। ठीक है? चलो अब ट्रांसफ़र करते हैं। क्रेडिटर कहाँ जाएगा? रियलाइज़ेशन में और कैपिटल जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो ट्रांसफ़र करते हैं, ये 97,500 है। ट्रांसफ़र किधर होता है सर? अपोज़िट साइड होता है बाबू। यहाँ दिया है तो क्रेडिट में आएगा, यहाँ दिया है तो डेबिट में आएगा। तो ये क्रेडिटर चला जाएगा रियलाइज़ेशन के क्रेडिट में 97,500, ये देखो बाई क्रेडिटर 97,500। ये पार्टनर कैपिटल हमारी चली जाएगी कैपिटल के क्रेडिट में बाई बैलेंस बीडी 85 और 63,000। देखो, जब कोई चीज़ अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र होके आएगी तो आप लिखोगे बैलेंस बीडी, पर अगर कोई चीज़ किसी दूसरे अकाउंट में जा रही है, जैसे एसेट वगैरह अपने अकाउंट में नहीं जा रहा है, रियलाइज़ेशन में जा रहा है, तब आप उनका नाम लिखोगे। अगर अपने अकाउंट में कोई चीज़ आ रही है तो आप बैलेंस बीडी लिखोगे। ठीक है? ये साइड कंप्लीट हो गया। एसेट साइड पे देखो लैंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर, ये सारी चीज़ें क्रॉस ट्रांसफ़र होके इधर आएँगी। तो देखो यहाँ पे आया सब कुछ, लैंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक और डेटर। डेटर में एक चीज़ ध्यान देना कि जो डेटर की ग्रॉस वैल्यू होती है यही ट्रांसफ़र होती है और पीडीडी सेम साइड ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये 1,13,200 देखो यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। ठीक है? और प्रोविज़न अपोज़िट में ट्रांसफ़र हो गया 2,450। ठीक है? ये बस डेटर और प्रोविज़न के साथ है, बाकी चीज़ें क्रॉस ट्रांसफ़र ही चल रही हैं। इसके बाद से अगला पॉइंट हमारा दिया बैंक बैलेंस बाबू। तो बैंक हमारा क्या होता है? अपने ही अकाउंट में जा रहा है और चूंकि बैंक अपने अकाउंट में जाता है तो हम बैलेंस बीडी लिखते हैं 13,650 का। देखो यहाँ पे आया है टू बैलेंस बीडी 13,650। एक बार जब आपने सारी एसेट लाइबिलिटी जो भी जहाँ जाना था सब कुछ आपने ट्रांसफ़र कर दिया, तो अब हमें सेटलमेंट करनी है। सेटलमेंट का मतलब क्या है कि ये एसेट्स या तो बिकेंगी, बिकेंगी तो अपोजिट में आएगा बाई बैंक। ये एसेट या तो पार्टनर लेके जाएगा तो अपोजिट में आएगा बाई पार्टनर कैपिटल, या फिर ये एसेट किसी लाइबिलिटी से सेटल होगी आपस में। तो जब आपस में सेटल होती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती। यानी सेटलमेंट में 3 पॉसिबिलिटी है, या तो पे होगा, या तो बिकेगा, या पार्टनर लेके जाएगा, या आपस में सेटल होगा। तो बिका तो अपोजिट में बैंक, पार्टनर लेके गया तो अपोजिट में पार्टनर कैपिटल और आपस में सेटल हुआ तो कोई एंट्री नहीं। यही सेम चीज़ लाइबिलिटी के साथ होगी। लाइबिलिटी के साथ भी 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। लाइबिलिटी या तो पे होगी तो टू बैंक, पार्टनर लेके जाएगा तो अपोजिट में टू पार्टनर कैपिटल, और अगर लाइबिलिटी एसेट आपस में सेटल हो रही है तो कोई एंट्री नहीं करनी। ठीक है? प्रोविजन हो गया, आईएफआर हो गया, डब्ल्यूसीआर हो गया, ये सारी चीज़ें सिर्फ ट्रांसफ़र होती है, उसके बाद उनका कोई नहीं करना है काम। ठीक है? तो देखो, रियलाइजेशन बनाने का एक अपना प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप होता है सारी एसेट्स और लाइबिलिटी को क्रॉस ट्रांसफ़र करना। आपने एसेट लाइबिलिटी क्रॉस ट्रांसफ़र कर दी, बैलेंस शीट से यहाँ पे सारी चीज़ें आ गई, ये पहला स्टेप था। सेकंड स्टेप होता है इनका सेटलमेंट करना। सेटलमेंट में तुमको क्रॉस सेटलमेंट होता है, मतलब इसका सेटलमेंट इधर होगा, इसका सेटलमेंट इधर होगा, और सेटलमेंट या तो बैंक से होगा या कैपिटल से होगा और आपस में सेटल होगा तो कोई एंट्री नहीं। ये 2 स्टेप अभी तक हुए हैं। पहले इसको निपटाते हैं, फिर थर्ड स्टेप पे बात करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन में कैसे सेटलमेंट करा रहे हैं। द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। मोटर व्हीकल और स्टॉक को हमने 16,950 और 77,600 में बेचा है। मोटर व्हीकल और स्टॉक बिक रही है बाबू। तो देखो मोटर व्हीकल स्टॉक स्टॉक यहाँ पे है, बिक रहा है तो अपोजिट में आएगा और बिक रहा है तो बैंक आएगा, तो बाई बैंक। अब बार बार बाई बैंक ना लिखना पड़े इसलिए हम एक बार बाई बैंक लिखते हैं और सारी चीजें इनर कॉलम में लिखते हैं। तो बाई बैंक में हमने मोटर व्हीकल और स्टॉक को बेच दिया। कितने का था ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कितने में सेटल हो रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो वैल्यू हमारी ये थी और इसी वैल्यू पे हमने सेटल किया हुआ चीजों को। फिर कह रहे हैं ऑल डेटर वेयर रियलाइज्ड इन फुल, सारे डेटर से फुल पैसा मिल रहा है। तो डेटर हमारे कितने के थे? 1,13,200 का फुल पैसा मिलेगा, तो अपोजिट में
हमारा आएगा बाई बैंक, ये बेवकूफ़ी की तरह लिखा हुआ है, ओके लेट इट बी। ये अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बाई बैंक लिखा था, हम इसी के नीचे डेटर लिख सकते थे, 1 13 200 यहीं इनर कॉलम में। पर ठीक है, अगर मान लो आपने ऑलरेडी कर दिया और आप दोबारा तिबारा 100 12 5 12 बार 12 जितनी बार आप चाहो उसको बाई बैंक लिख सकते हो, इट्स टोटली फाइन। इट्स नॉट कंपल्सरी कि आप इनर कॉलम में ही चीज़ें लिखो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमने अलग से बाई बैंक लिख दिया इसको। तो बाई बैंक 1 13 200 डेटर सेटल हो गए। फिर इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में कह रहा है कि लैंड और बिल्डिंग को हमने 43 500 में बेचा है। तो लैंड बिल्डिंग हमारी यहाँ पे लिखी हुई है और इसको आप बेचोगे तो अपोजिट में आ जाएगा बाई बैंक ऑलरेडी लिखा था तो हमने लैंड बिल्डिंग इनर कॉलम में लिख दी, ठीक है। चलो ये 3 चीज़ें हो गई। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि क्रेडिटर को हमने पे किया सब्जेक्ट टू डिस्काउंट ऑफ 1700। क्रेडिटर हमारे यहाँ थे, पे होगा तो अपोजिट में आएगा टू बैंक, 1700 का डिस्काउंट काट के टू बैंक हमने पे कर दिया यहाँ पे 95,800 रुपये। चाहो तो ब्रैकेट में देखो 1700 हमने माइनस कर लिया, चाहो तो आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हो कि ये पेमेंट हुई किसको, क्रेडिटर को, या फिर आप चाहो तो बैंक करके इनर कॉलम में भी क्रेडिटर लिख सकते हो जैसे हम पहले कर रहे थे एसेट के केस में। फिर क्वेश्चन में कह रहा है, अच्छा देखो एक बार आपने सारी एसेट लायबिलिटी का सेटलमेंट कर दिया, पहले हमने क्या किया सर, क्रॉस ट्रांसफर किया बैलेंस शीट से, फिर हमने क्रॉस सेटलमेंट किया या तो बैंक या तो पार्टनर कैपिटल, ऐसे लायबिलिटी या तो बैंक या तो पार्टनर कैपिटल, ठीक है। ट्रांसफर हो गया, सेटलमेंट हो गया। इसके बाद से रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये थर्ड स्टेप है, रियलाइजेशन एक्सपेंस की जर्नल एंट्री पास करो और उसकी लेजर पोस्टिंग करो। रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में क्वेश्चन में बोला है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस हुआ है 1250 का, कौन बेयर कौन पे क्या रेमनरेशन कुछ भी नहीं दिया है, तो फर्म बेयर करेगी, फर्म पे करेगी। और जब भी फर्म पे कर बेयर करती बाबू रियलाइजेशन डेबिट होता है और फर्म पे करती तो बैंक क्रेडिट होता है। यानी अगर अब मैं इसकी लेजर पोस्टिंग करूं तो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखना है टू बैंक 1250, तो रियलाइजेशन ऑलरेडी डेबिट है या रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक ये 1250, ठीक है। चलो 1250 ये हमारा आ गया टू बैंक का, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस भी होगा। 3 चीज अब तक हम कर चुके हैं, फर्स्ट स्टेप क्रॉस ट्रांसफर, सेकंड स्टेप क्रॉस सेटलमेंट, थर्ड स्टेप रियलाइजेशन एक्सपेंस की जर्नल एंट्री और उसकी लेजर पोस्टिंग। फोर्थ स्टेप क्या होता है, अब इसके बाद आप देखोगे कि क्या कोई ऐसी एसेट लायबिलिटी थी जिसके बारे में क्वेश्चन ने हमें नहीं बताया। अगर नहीं बताया है तो लाइबिलिटी को हमें फुल में पे करना होता है, और एसेट अगर टेंजिबल है तो हम उसको फुल में बेच सकते हैं, पर इनटेंजिबल है तो हम मानेंगे कि अब वो बिक नहीं सकती, उसकी वैल्यू 0 है। तो देखते हैं क्या कोई ऐसी एसेट लाइबिलिटी थी जिसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट था। प्रोविजन से मतलब नहीं होता है, क्रेडिटर ऑलरेडी पेमेंट हो चुकी है और इसके अलावा कुछ है नहीं। यहाँ देखो लैंड बिल्डिंग सेटल, मोटर व्हीकल सेटल्ड, स्टॉक सेटल्ड, डेटर भी सेटल्ड हो चुके हैं और इसके बाद कुछ नहीं है। यानी क्वेश्चन किसी भी एसेट लायबिलिटी के बारे में साइलेंट नहीं था। चलो तो ये फोर्थ स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब फिफ्थ स्टेप में कुछ नहीं करना होता है, डिफरेंस निकालना होता है। डेबिट में आता है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट में आता है तो लॉस है। तो हमारा डिफरेंस आ रहा था डेबिट में 19,850 का, और इसको हमने सारे पार्टनर में उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये काम हो गया कंप्लीट, रियलाइजेशन बन गया। रियलाइजेशन अकाउंट बनने के बाद अब हमें बनाना होता है पार्टनर लोन। पर लाइबिलिटी में कोई भी पार्टनर लोन नहीं दिया है तो पार्टनर लोन बनेगा नहीं। अब बना लेते हैं हम कैपिटल। कैपिटल बनाना बहुत आसान है बाबू, देखो आपने कैपिटल लिखी, जो चीज़ ट्रांसफर होनी थी बैलेंस शीट से ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुकी है, तो अभी आपको कुछ नहीं करना है। रियलाइजेशन में देखो कहीं पे भी कैपिटल दिखे तो उसको क्रॉस ट्रांसफर कर दो। तो देखो लैंड बिल्डिंग मोटर स्टॉक डेटर बैंक बैंक गेन ऑन रियलाइजेशन ए बी, नाम मिला पार्टनर का, क्रॉस ट्रांसफर करो अकाउंट का नाम लिख के, तो ए बी का है ये अमाउंट आ गया, क्रॉस ट्रांसफर अपोजिट साइड और नाम में आ गया रियलाइजेशन अकाउंट। यहाँ भी देख लो प्रोविजन क्रेडिटर बैंक मोटर लैंड बिल्डिंग स्टॉक, ये बैंक मिला, कहीं पार्टनर का नाम है नहीं है सर, तो यहाँ से कुछ भी क्रॉस ट्रांसफर नहीं होगा। बैलेंस बीडी पहले से था, एक चीज प्रॉफिट थी वो हमने ट्रांसफर कर दी। एक बार आपने क्रॉस ट्रांसफर कर दिया पार्टनर का नाम देख के तो आपको कुछ नहीं करना है। अब इसके बाद से आप क्या करोगे, डिफरेंस निकालोगे और जो भी डिफरेंस आता है वो टू बैंक हो जाता है। तो हमारा डिफरेंस आ रहा था डेबिट में और जितना भी डिफरेंस आ रहा था वो हमने क्या कर दिया, पे कर दिया पार्टनर को, ठीक है। चलो अब बनाना है लास्ट में बैंक। जिस तरीके से आपने कैपिटल बनाई है वैसे ही बैंक बनता है।
आपने अब तक 2 अकाउंट बनाए, रियलाइज़ेशन, कैपिटल, तो दोनों अकाउंट को देखो और कहीं भी बैंक दिखता है तो उसको क्रॉस ट्रांसफ़र कर दो। तो यहाँ पे हमें 2 जगह बैंक दिख रहा है। एक तो बैंक दिया है बाबू यहाँ पे, ठीक है? ये अमाउंट हमारा है टू बैंक, और दूसरा बैंक है ये, और फिर तीसरा बैंक है ये। तो इसको क्रॉस ट्रांसफ़र करते हैं। ये 95,800 और 1,250 इधर आएगा। तो ये देखो, ये हमारा आया हुआ है 95,800 और 1,250, और यहाँ पे ये जो हमें दिया है 1,13,200, ये इस साइड पे आएगा, यानी यहाँ पे 1,13,200। ठीक है, चलो ये भी चीज़ हो गई। और कोई पॉइंट था सर? एक और बैंक है ये वाला बैंक हमारा 1,38,050, तो ये भी अपोजिट में आ गया। देखो 1,38,050 रियलाइजेशन में जहां जहां बैंक था हमने क्रॉस ट्रांसफर कर दिया। अब कैपिटल में देखो बैंक आए, तो यहाँ तो बैंक है नहीं, पर यहाँ पे बैंक दिख रहा है, तो इसको भी आप क्रॉस ट्रांसफर कर दो। ये ए का है, बी का है, तो यहाँ पे देखो आ गया हमारा बाई एज कैपिटल बाई बीस कैपिटल। ठीक है, ये सारे अमाउंट हो गए क्रॉस ट्रांसफर। बहुत सिंपल है बैंक अकाउंट बनाना। आपने जो भी अकाउंट बैंक से पहले बनाया है उस अकाउंट को देखो, कहीं पे भी पार्टनर का नाम दिख रहा है तो वो पार्टनर कैपिटल में जाएगा, और कहीं पे भी बैंक दिख रहा है तो बैंक में क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा बस। और बैंक में डिफरेंस आना नहीं है, दोनों साइड का टोटल हमारा मैच हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया कि फुल फ्लेज क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इस क्वेश्चन में हमें टाइम लगा क्योंकि हम एक एक स्टेप अच्छे से समझ रहे थे कि किस तरीके से सॉल्व होना है। अब आने वाले क्वेश्चन में मैं पूरा कॉन्सेप्ट आपको दोबारा से तो समझाऊंगा नहीं, बट शॉर्ट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सॉल्व हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसी तरीके से सारे फुल फ्लेज क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है ए बी पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है, बैलेंस शीट दी है। बैलेंस शीट में क्या दी है? क्रेडिटर है, पार्टनर का लोन है, मतलब इस बार लोन अकाउंट बनेगा। जनरल रिजर्व है, कैपिटल, बैंक, डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लान मशीनरी, बी का लोन है। देखो जो लाइबिलिटी पे लोन होता है ये लोन अकाउंट में जाता है, पर एसेट में जो पार्टनर का लोन होता है ये कैपिटल में जाता है। ठीक है, चलिए फिर एडिशनल में बताया कि किस तरीके से हमें रियलाइजेशन करना है, और फिर हमसे कह रहा है रियलाइजेशन बना दीजिए। ए का लोन बनाइए, बी का लोन बनाइए, कैपिटल बनाइए, बैंक में। सर आपने बोला था बी का लोन नहीं बनेगा। बेटा लोन बनाने को कह रहे हैं, ये बड़ा मैटर नहीं है, पर इस लोन में कुछ होता नहीं, ये लोन सीधे कैपिटल में जाएगा। मतलब अगर हम बनाएंगे भी तो ये लोन अकाउंट हम बनाएंगे और इसको सीधे सीधे हम पार्टनर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। ये इकलौता क्वेश्चन होगा शायद तुम्हारी बुक में जिसमें वो एसेट वाला लोन बनाने को बोल रहा है, अदरवाइज और कोई तुमको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा भी नहीं। ठीक है, चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर? फॉर्मेट बनाते हैं सारे अकाउंट का। तो ये हमारा रियलाइजेशन हो गया, ए का लोन, बी का लोन, कैपिटल और बैंक। फॉर्मेट बन के तैयार है। हम करेंगे क्रॉस ट्रांसफर। तुम्हें ऑलरेडी पता है क्या कहाँ पे जाता है। तो आउटसाइड लाइबिलिटी जाएगी रियलाइजेशन में, पार्टनर रिलेटेड चीजें जाएंगी पार्टनर कैपिटल में, लोन लोन में जाता है, बैंक बैंक में जाता है, एसेट जाती है रियलाइजेशन में, एक्यूमुलेटेड लॉस जाता है कैपिटल में, और हाँ बस यही चीजें हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्रेडिटर कहाँ पे जाएगा सर? रियलाइजेशन में जाएगा। एज लोन कहाँ जाएगा? अपने अकाउंट में जाएगा। तो ये क्रेडिटर अपोजिट साइड पे आ जाएगा, 2,10,000 रुपये, ये देखो। ठीक है, बाई सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, ये हो गया सर। इसके बाद से हमें दिया था ए का लोन, तो ए का लोन हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? उसके अपने अकाउंट में। और जब कोई चीज़ अपने अकाउंट में जाती है तो हम लिखते हैं बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है सर। फिर हमें जनरल रिजर्व दिया, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, पार्टनर कैपिटल में जाएगा, और ये पार्टनर कैपिटल भी अपने अकाउंट में जाएगी। तो चूंकि ये दोनों अपने अकाउंट में जा रहे हैं तो हम बैलेंस बीडी लिखेंगे, बाई बैलेंस बीडी 4,00,000 और 2,50,000, और जनरल रिजर्व जो पार्टनर में आ रहा था वो उनके ओल्ड रेशियो में बढ़ गया। ठीक है, लाइबिलिटी साइड हमारी हो गई कंप्लीट। अब एसेट पे आ जाओ। बैंक हमारा जाएगा अपने अकाउंट में, तो बैलेंस बीडी लिखोगे तुम, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये हमारा हो गया 60,000। और इसके बाद से अगला पॉइंट दिया है बाबू डेटर का। डेटर जाता है रियलाइजेशन में अपोजिट साइड, लेकिन ग्रॉस वैल्यू पे। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं टू डेटर ग्रॉस वैल्यू, और इसका प्रोविजन अपोजिट साइड पे आ जाता है। ठीक है, ये पहले भी मैंने आपको बताया है। बचा स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लान, मशीनरी, ये तीनों हमारे आ जाएंगे रियलाइजेशन में, अपनी वैल्यू पे ही आएंगे। तो देखो स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब अपनी वैल्यू पे ट्रांसफर हो गए। फिर हमें दिया बी का लोन, ये जाता है पार्टनर कैपिटल में। तुम चाहो तो इसको वेरीफाई में पहले इसको इसके अकाउंट में भी ट्रांसफर करेंगे क्योंकि लोन बनाने को बोला है, पर ये अल्टीमेटली पार्टनर कैपिटल में ही जाएगा। तो देखो बी का लोन पार्टनर कैपिटल में डेबिट में लिखा होगा,
ये देखो पार्टनर कैपिटल है, बी का लोन देखो डेबिट में लिखा हुआ है, ठीक है। पर चूंकि इसका भी अकाउंट बनाने को बोला था तो यहाँ पे हम बना देते हैं। बी के लोन में डेबिट साइड में हम ट्रांसफर करके टू बैलेंस बी डी लिख देते हैं 20,000। देखो बी के लोन में टू बैलेंस बी डी 20 हमने लिखा और इसको सीधे सीधे बी की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, ये अकाउंट खत्म हो गया, सिंपल होता है, ठीक है। यूजुअली ये क्वेश्चन कभी बनाने को बोलता नहीं है तो हम सीधे ट्रांसफर कर देते हैं। ये बी डी करके फिर ट्रांसफर करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। तो बोलेगा तो ही बनाना और बोलेगा नहीं, बहुत रेयरेस्ट है, ठीक है। तो ठीक है, चलिए एक बार आपने सारी चीज़ें जब यहाँ से ट्रांसफ़र कर दी, तो अब आपको सेटलमेंट करना है। सेटलमेंट हम ऑलरेडी जान रहे हैं कैसे होता है। एसेट सेटल हुई तो यहाँ, लायबिलिटी सेटल हुई तो यहाँ। सेटलमेंट कैसे होगा? बिकेगा तो बैंक, पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर कैपिटल, आपस में सेटल हुआ तो कुछ नहीं। ऐसे ही लायबिलिटी पे हुआ तो बैंक, पार्टनर लेके जाएगा तो पार्टनर कैपिटल, आपस में सेटल हुआ तो कुछ नहीं। इसके बाद रियलाइजेशन एक्सपेंस जर्नल एंट्री बना के लेजर पोस्टिंग करनी है और फिर देख लेना क्या क्वेश्चन किसी एसेट लायबिलिटी के बारे में साइलेंट है या नहीं। अगर लायबिलिटी के बारे में साइलेंट है फुल पे होगा, एसेट के बारे में साइलेंट है तो देखेंगे टेंजिबल है कि इनटेंजिबल। इनटेंजिबल है तो इग्नोर करेंगे और टेंजिबल है तो बुक वैल्यू पे सेटल कर देंगे बैंक से, ठीक है। बस यही इतनी चीजें करनी है। तो देखते हैं कैसे क्वेश्चन सेटल कर आ रहा है। पहला पॉइंट क्वेश्चन में बोला है कि जो प्लांट और मशीनरी हमारी है इसको ए लेके जा रहा है और कितने पे लेके जा रहा है बाबू? 60% ऑफ द बुक वैल्यू पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो प्लांट मशीनरी हमारी कहाँ पे दी हुई है? देखो यहाँ पे दी है। ए लेके जा रहे तो अपोजिट में आ जाएगा बाई एज कैपिटल, बाई एज कैपिटल आ गया। और 60% बोला है तो 4 लाख का 60% यानी कि 2,40,000 होता है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। ब्रैकेट में चाहो तो मेंशन कर सकते हो कि ए क्या लेके जा रहा है? प्लांट मशीनरी। फिर अगला पॉइंट कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट को बी लेके जा रहा है 120% पे। इन्वेस्टमेंट यहाँ है, पार्टनर लेके जाएगा तो अपोजिट पे पार्टनर कैपिटल आएगी। यहाँ पे देखो बाई 20 कैपिटल आए हैं, 1,50,000 का 120% हो गया हमारा 1,80,000। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन में कह रहा था कि जो हमारे क्रेडिटर हैं उसको हमने पे किया है स्टॉक देके। कितने पे स्टॉक दिया? 75% बुक वैल्यू पे दिया और बाकी जो पैसा था हमने कैश में दे दिया। तो क्रेडिटर को हमने स्टॉक दिया है 75% पे। अब स्टॉक तुम देख लो क्वेश्चन में हमारा कितना था? 2 लाख का था। 2 लाख का 75% बाबू होता है 1,50,000। यानी हम अपने क्रेडिटर्स को 1,50,000 का स्टॉक दे रहे हैं और बाकी पैसा कैश में दे रहे हैं। तो क्रेडिटर थे कितने के? 2,10,000 के। अब 2,10,000 के क्रेडिटर को जब हम 150 का स्टॉक देंगे तो इसकी तो कोई जनरल एंट्री होगी नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया एसेट लायबिलिटी आपस में सेटल होती है तो उसकी कोई एंट्री नहीं करनी। तो ये 150 की कोई एंट्री नहीं हुई। लेकिन जो बैलेंस क्वेश्चन बोला कैश में पे करना है उसकी एंट्री होगी। तो 210 में से जो 150 का स्टॉक लेके गए हैं 75% बुक वैल्यू पे, उसकी आपने कोई एंट्री नहीं की और जो 60,000 बच गया वो हमें क्रेडिटर को पे करना है। क्रेडिटर यहाँ पे है, अपोजिट में टू बैंक आ जाएगा 60,000। देखो ये टू बैंक का है 60,000 और 150 की कोई एंट्री नहीं हुई क्योंकि एसेट लायबिलिटी आपस में सेट ऑफ होती है तो कोई एंट्री नहीं करनी है। फिर क्वेश्चन में आगे कह रहा है बाबू कि डेटर जो हमारे वो 20% लेस पे रिलाइज हो रहे हैं। तो डेटर हमारे ये हैं, रिलाइज हो रहे हैं तो अपोजिट में आएगा बाई बैंक। ये देखो बाई बैंक आए हैं, 20% हमने माइनस कर दिया और उसको लिख दिया, ठीक है, 36,000 माइनस करके। डेटर के बाद से नेक्स्ट पॉइंट हमारा ए के लोन का है, रियलाइजेशन एक्सपेंस का है, ठीक है। तो अभी रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री बता दो। क्वेश्चन साइलेंट है तो कौन बेयर करेगा? फर्म बेयर फर्म पे, यानी रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, मतलब रियलाइजेशन के डेबिट में टू बैंक 1,000 रुपए लिखने हैं। तो ये देखो रियलाइजेशन के डेबिट में लिखा हुआ है टू बैंक 1,000 रुपए, ठीक। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद से सिर्फ एक पॉइंट हमें दिख रहा है कि इसका ए के लोन को इंटरेस्ट के साथ पे करना है, ठीक है। तो ए का लोन 6 महीने का इंटरेस्ट पे करना है। देखो लोन में ये बैलेंस दिख रहा है, सबसे पहले तुम पे करो बैंक लिख के। 50,000 पे 6% होता है बाबू हमारा, कितना परसेंट बोला है? 6% बोला है। अच्छा नहीं 12% है। तो 50,000 का 12% होता है 6,000 रुपये साल का। तो 6 महीने का हो गया 3,000, यानी हमें 3,000 एक्स्ट्रा पे करना है। मतलब अगर लोन 50 का है तो हम 3,000 एक्स्ट्रा पे करेंगे, यानी हम बाई बैंक टू बैंक कर देंगे 53,000। अब चूंकि हम 3,000 रुपये ज़्यादा पे किए हैं तो ये 3,000 एक तरीके से हमारे लिए नुकसान है जो रियलाइजेशन में जाएगा। तो तुम चाहो तो यहाँ बाई रियलाइजेशन लिख के यहाँ पे टू एज लोन कर सकते हो या बाई इंटरेस्ट ऑन एज लोन कर दो 3,000 और इसको अपोजिट में
कर दो टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन। देखो एक चीज समझो, डिसोल्यूशन के टाइम पे किसी भी तरह का लॉस होता है, चाहे वो रियलाइजेशन के थ्रू हो, लोन पे एक्सेस पे करने की वजह से या किसी भी रीजन से हो, वो सारा नुकसान या किसी भी तरह का फायदा वो सब कुछ हम ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन में। तो चूंकि हमें 3000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ गया, तो ये मेरे लिए एक तरीके से नुकसान है, और नुकसान है तो रियलाइजेशन के डेबिट में आएगा। इसीलिए रियलाइजेशन के डेबिट में हमने लिख दिया टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन 3000 रुपए। ठीक, चलो ये पॉइंट भी कंप्लीट हो गया। इस तरीके से हमारा लोन अकाउंट हो गया कंप्लीट। अब वापस से कंटिन्यू करते हैं रियलाइजेशन पे। तो सबसे पहले आपने क्रॉस ट्रांसफर किया एसेट लायबिलिटी, फिर आपने क्रॉस सेटलमेंट किया एसेट लायबिलिटी का, या तो पे करके बैंक लिख के या पार्टनर को देके, और जब आपस में सेट ऑफ हो रहा था तो कोई एंट्री नहीं हुई। सेम चीज हमने की है एसेट के लायबिलिटी के साथ, या तो बैंक लिखा या तो पार्टनर लिखा या फिर आपस में सेटल हुआ तो कुछ नहीं किया। फिर हमने रियलाइजेशन एक्सपेंस की एंट्री कर ली, और इसके बाद हमें बस एक काम करना है। क्या क्वेश्चन किसी एसेट लायबिलिटी के बारे में साइलेंट है? अगर साइलेंट है तो हम उसको पे करेंगे उसकी एक्चुअल वैल्यू पे, और अगर साइलेंट नहीं है, साइलेंट नहीं है तो फिर हम कर ही चुके हैं, राइट। साइलेंट है और लाइबिलिटी है तो पे करेंगे, और साइलेंट एसेट के लिए तो इंटेंजिबल को इग्नोर करते हैं, टेंजिबल को बेच देते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। क्रेडिटर हो चुका है, प्रोविजन का कुछ करना नहीं, और कुछ यहाँ पे दिया नहीं, खत्म हो गया। यहाँ देखो डेटर हो चुका है, शायद नहीं हुआ है, एक सेकेंड। डेटर डेटर डेटर, हाँ शायद हो गया था ना, 144 डेटर के लिए ही तो था सर। ठीक है, डेटर हमारे रियलाइज हुए, हाँ ये था डेटर का पॉइंट। फिर स्टॉक क्रेडिटर लेके गए थे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट बी लेके गया, ये भी ठीक है। प्लान मशीनरी ए लेके गया, ये भी ठीक है। तो एसेट लायबिलिटी सब कुछ खत्म है, क्वेश्चन साइलेंट नहीं है। सीधे डिफरेंस निकालो, डिफरेंस आया 2,10,000 का, पार्टनर में बच जाएगा उनके रेशियो में। ठीक, रियलाइजेशन कंप्लीट, ए का लोन कंप्लीट, बी का लोन कंप्लीट। अब बचा हमारा कैपिटल और बैंक। और तुम्हें कैपिटल बैंक पता है बहुत इजी होता है। कैपिटल कैसे बनेगा? इससे पहले जितना भी अकाउंट दिख रहा है उसमें कहीं पे भी पार्टनर कैपिटल दिखे उसको क्रॉस ट्रांसफर करो। तो यहाँ पे देखो कहीं भी पार्टनर कैपिटल नहीं है, और यहाँ पे दो जगह पार्टनर कैपिटल है सर। एक तो हमारा देखो ये है बाबू, ये बाई एज कैपिटल, बाई बीस कैपिटल, और ये रियलाइजेशन का लॉस। तो ये सब क्रॉस ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। डेबिट में आएगा, देखो यहाँ पे आया हुआ है हमारा टू रियलाइजेशन ए जो प्लांट मशीनरी ले गया था, और टू रियलाइजेशन बी जो इन्वेस्टमेंट लेके गया था, और टू रियलाइजेशन जो लॉस हुआ था। देखो चारों वैल्यू हमने क्रेडिट साइड से डेबिट पे ट्रांसफर कर दी। इसके बाद से इस अकाउंट में और इस अकाउंट में पार्टनर कैपिटल कहीं पे भी नहीं आया। तो हमारी सारी चीज़ें हो गई हैं कंप्लीट। और रियलाइजेशन और लोन बनाने के बाद कैपिटल बहुत इजी होता है, आपको बस पार्टनर का नाम ढूंढ के उसको क्रॉस ट्रांसफर करना है, और सबसे लास्ट में जो भी डिफरेंस आ रहा है उस डिफरेंस को आपको टू बैंक करके पे कर देना है, ठीक है। चलो ये हो गया कंप्लीट। अब बचा बैंक। बैंक भी सिंपल होता है। अब जितनी भी चीजें अब तक हुई हैं, तो अब तक देखो चार चीजें हो चुकी हैं। इसमें तुमको कहीं पे भी दिख जाए अगर बैंक, तो उसको क्रॉस ट्रांसफर कर दो। तो यहाँ पे देखो बैंक कहाँ पे है, सिर्फ एक जगह पे है सर, ये रहा 60,000। तो इसको, और एक और ये भी है 1,000। तो 60,000 और 1,000 देखो अपोजिट में हमारा आ जाएगा रियलाइजेशन के नाम से। ये 60,000, ये 1,000, ये दोनों हमारा बाय रियलाइजेशन आ गया। इसके बाद से यहाँ पे बैंक ढूंढो, तो यहाँ बैंक सिर्फ एक जगह है 144। ये डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन, देखो ये भी यहाँ पे आ गया टू रियलाइजेशन 144। ये अकाउंट से बैंक हो गया कंप्लीट। अब इस अकाउंट में देखो बैंक ही है, ये क्रॉस ट्रांसफर हो जाएगा, क्रेडिट में आएगा एज लोन नाम से। तो देखो ये भी यहाँ पे आए हुए हैं बाई एज लोन 53,000। इसमें कहीं पे बैंक आया है सर? नहीं आया है, तो इसको छोड़ दो। इसमें देखो बैंक कहाँ पे आया है, तो क्रेडिट में कहीं बैंक नहीं है, और डेबिट में दो बैंक है 80 और 10, तो दोनों अपोजिट साइड पे देखो आ गया बाई एज कैपिटल बाई बीस कैपिटल 80 और 10, और बैंक में डिफरेंस आता नहीं है, तो दोनों साइड का टोटल हमारा मैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर हो गया कंप्लीट। आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 5 का डिटेल सोल्यूशन। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन किसी पॉइंट रिलेटेड रह गया तो फील फ्री टू कमेंट इन द वीडियो, उसको हम डिस्कस कर लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड हम डिस्कस कर लेंगे अपनी अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।